हमारे एक इंतहाई मोतबर और जबरदस्त सहाफ़ी हैं अमीर अब्बास। आपने लाजमी इनको देखा होगा, इनको सुना होगा। तारीख की दुरुस्त साइड पर खड़े हैं, बड़ी खूबसूरत सहाफत करते हैं, टीवी पे प्रोग्राम्स करते रहे हैं। तो बाहर एक दोस्त होते हैं, उन्होंने तजवीज़ दी है कि आप अमीर अब्बास का जो तरीक़ाकार है उसको कॉपी करें जिस तरह वो करते हैं। रिक्वेस्ट ये है कि जितने भी ये सहाफ़ी हैं, ये सारे मुझसे अच्छे हैं, सारे मुझसे बड़े हैं, सबके सोर्सेज हैं, सारे ज्यादा मशहूर हैं और ये रिपोर्टिंग करते हैं। यानी कोई इवेंट हो गया ना कि जी जिस तरह जीबी में इलेक्शन हो रहा है तो वहां पे क्या हो रहा है वो रिपोर्ट कर दिया, या इमरान खान की मुलाकात का दिन है वहां पे क्या हुआ वो रिपोर्ट कर दिया। वो खबर बहुत जल्द मर जाती है। ये उनका स्टाइल है, बहुत अच्छा स्टाइल है। मैं कई दफा आपसे रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि मैं कोशिश करता हूं कि ये जो मेरी गुफ्तगू है ना, ये वीलॉग तो है ही नहीं, ये तो गुफ्तगू है। जिस तरह आपको याद होगा कि बाबा इशफाक साहब जाविया करते थे, आपको याद है ना, खूबसूरत यादें पीटीवी पे, वो जाविया करते थे, सवालों के जवाब देते थे। अब पूरा मसला ये है कि आप और हम आमने सामने नहीं होते, वरना गुफ्तगू का और ज्यादा मजा आता, साथ चाय भी चलती। तो मैं कहता हूं जब भी मेरा वीलॉग या जब भी ये गुफ्तगू कोई क्लिक करे ना, जब भी करे, तो उसमें जो है ना उसके लिए कुछ ना कुछ हो। यानी हालात तो मैं रिपोर्ट कर ही देता हूं, रिपोर्ट करते ही हूं कि ये हो रहा है, अभी भी मेरे पास खबरें हैं, रिपोर्ट करूंगा। लेकिन कोशिश ये होती है कि ये सदाबहार हो, जब भी कोई क्लिक करे। मसलन आज एक मुलाकात है जनरल परवेज मुशर्रफ और जो है ना वो इसके सदर हैं तुर्की के सुलेमान देमिरल, और तुर्की के वजीर आजम हैं बुलंद इजवत। ये तीनों बंदे अब इस दुनिया में नहीं है। इनकी एक यादगार मुलाकात हुई और ये मुलाकात की है, ये मुलाकात रिपोर्ट की है सेक्रेटरी खारजा शमशाद अहमद खान ने। उस मुलाकात का मैं आपके सामने अहवाल रखूंगा कि वो मुलाकात क्या हुई, और सदर ने और जो है ना वो वजीर आजम ने, तुर्की के सदर और वजीर आजम ने जनरल मुशर्रफ को ढो डाला अपने मुल्क में, और जनरल मुशर्रफ के पास कोई जवाब नहीं था। इसके अलावा 1000 दिन इमरान खान के लोग अपनी बाजियां पेश करते रहे। कोई बाजी कोकेन मुहैया करती रही, कोई बाजी चर्च मुहैया करती रही, कोई बाजी शराब मुहैया करती रही। ये टोटों की और जो है ना दानश्वरों की और तबसरा पारों की बाजियां थी जो इमरान खान को ये चीजें सप्लाई करती रहीं। इस पे बात करेंगे, जब भी आप इसको क्लिक करेंगे तो जो है ना वो मैंने फैसला ये किया है, जितनी देर आपको प्रोग्राम अच्छा लगे, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, आप देख लें। आप बिल्कुल आप मेरी शक्ल नहीं देखना चाहते, आप क्लिक ही ना करें। यानी यूट्यूब पे मैंने आपको बताया ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं और इतने बड़े, मैं तो किसी खाते भी नहीं हूं ना, मैं तो किसी कतार भी नहीं हूं। मैं तो आपको बताया है कि एक टीचर हूं, सारी उम्र मैंने टीचिंग की है, और ये जो है ना आप इसे रोजी का जरिया कह लें। अब मैं वो किसी काम का नहीं बचा अपनी आंखों की वजह से। तो आपको जितनी देर इसमें कोई चीज समझ आती है तो आप वो सुन लिया करें, देख लिया करें, और जो है ना वो नहीं आती तो सो बिस्मिल्लाह। मैं आपकी मोहब्बतों का मकरूज हूं। ये जो 2000 2500 लोग बड़े होते हैं, थोड़े नहीं होते। 2000 या 2500 लोग जो आपको क्लिक करते हैं, जो आपके थंबनेल को क्लिक करते हैं, ये यूट्यूब में बड़े लोग होते हैं, ये कम लोग नहीं होते। इतनी ज्यादा मोहब्बत जिसका मैं मुस्तहिक नहीं था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते होंगे, अब तो आपको शक्ल याद हो जानी चाहिए कि मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। मेरी तरफ से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल एक व्यूअर ने यह भी शिकवा किया कि सख्त बात कर देते हैं, तो उसके लिए जिस तरह बताया कि अंदाज वही है लड़कों को पढ़ाने वाला, तो उसके लिए माजरत कबूल कर लिए करें, माफ कर दिए करें। माफ करना बड़ा अच्छा होता है।
आपको सवाब भी मिलेगा, उसके लिए माफ कर दिया करें। आज 1 जून है, बिलाखिर मई इख्तिताम पजीर हुआ, एक और क़यामत ढाता हुआ गर्मी के लिहाज से महीना जून शुरू हो रहा है। 2026 ये तारीख है और दिन है सोमवार का, और नया हफ्ता शुरू हो रहा है। ये हफ्ता भी काफी तब्दीलियों का जो है ना वो बायस बन सकता है। किस तरह ये आगे चल के डिस्कस जो है वो करते हैं। लेकिन एक बात मैंने आपको बताई थी कि ये जो नया दिन होता है ना, ये नई उम्मीद होता है, नया हफ्ता नई उम्मीद होता है। अल्लाह पाक आपसे तवक्को करते हैं कि आप उठें, परिंदों की तरह उठें। मैं बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, वो रेस्ट करें। उन्होंने सारी उम्र काम किया है, अब उन्हें पेंशन मिलती है तो वो रेस्ट करें, उनका हक बनता है। उन्होंने कौम की खिदमत की है या बाहर हैं तो वो जो है ना वो तो रेस्ट करें। लेकिन जो मेहनत मजदूरी वाले हैं वो बाहर निकलें और जो है ना वो अपना रिस्क तलाश करें। मैंने आपको बड़ी दिलचस्प हकीकत बताई थी। हकीकत ये है कि इस वक्त, यानी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सबसे ज्यादा 100+ जो लोग हैं ना वो जापान में हैं, यानी जिनकी उम्र 100 से ज्यादा है। औरतें हैं और मर्द भी हैं, 100 से ज्यादा। उनकी भारी अक्सरियत से बात की गई, राब्ता किया गया, बात की गई। उन सब का जो 100 साल उम्र है उसका एक ही राज, तकरीबन जिन जिन से बात हुई उन्होंने एक राज बताया, और उन्होंने राज बताया हरकत, कि हरकत हमारी जिंदगी का ओढ़ना बिछोना है। काम करना, अपना काम करना, छोटे छोटे काम करना, बाहर से सौदा सल्फ ले आना, ये पोते पोतियों के साथ थोड़ा सा बिजी होना, उनके साथ थोड़ा बाहर चले जाना, उनके साथ थोड़ी हरकत करना। तो बहरहाल ये पैगाम होता है आपके सामने। सबसे पहले जो है वो रखना है कि जर्नैलों से और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट से नफरत यकीन करें कि लोगों के ईमान का हिस्सा बन गया है। वो कहते हैं ना हमारी जुबान में ईमान या शर्तां, कि ईमान की शर्तें कि जो है ना वो अल्लाह पर ईमान और किताबों पर ईमान और रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान, गुज़िश्ता किताबों पे ईमान। अब उसके साथ लोगों ने शामिल कर लिया है जर्नैलों से नफरत। ये भी पाकिस्तानी अवाम के ईमान का हिस्सा बन गया है। सुने जरा, पिछले 4 साल में 400 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4000 मरतबा बताया गया कि हमने इसकी सियासत खत्म कर दी है, इमरान खान की सियासत हमने खत्म कर दी है। तो भाई फिर गिलगित के इलेक्शन से पहले निशान क्यों छीना, लोग क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, धांधली की तैयारी किस लिए? 5000 का ताजा दम चाको चौबंद इस्लामी वाला दस्ता गिलगित क्यों पहुंच गया है? मान जाओ तुम हार चुके हो, मान जाओ वो लोगों की जिद बन चुका है, मान जाओ। जनरल आसिम मुनीर साहब, लोग आपसे नफरत करना अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं, और ये बड़ी बदकिस्मती है। लोग समझते हैं कि हमें इस बात पे खुशी है। यकीन करें हमें इस बात पे खुशी नहीं है, हमें इस बात पे अफसोस है, हमें इस बात पे दुख है। अब ये जो तुर्की के सदर और वजीर आजम के साथ मैं मुलाकात रिपोर्ट करूंगा, तो वो मैं तो नहीं हूं, वो तो तुर्की के सदर हैं, वो तो तुर्की का वजीर आजम है जिन्होंने इनको आईना दिखाया। ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, आइडियल। चंगेज खान ने कहा था कि फौजी वो होता है, जंगजू वो होता है जिसका खैमा आसमान और जिसका जो फर्श होता है, जिसकी जो चटाई होती है वो जमीन होती है। सिंपल इज दिस, वो जंगजू होता है। आपने अपनी मर्जी से ये प्रोफेशन चुना, मैंने अपनी मर्जी से प्रोफेशन नहीं चुना था टीचिंग का। हादसाती तौर पर मैं टीचर बना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी गुफ्तगू से आपको कुछ अंदाजा होता होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आपने तो अपनी मर्जी से ये प्रोफेशन चुना है। आपका जो आपकी छत है खैमे की, वो आसमान होनी चाहिए, आपकी चटाई जमीन होनी चाहिए, आपके पास बुलेट प्रूफ गाड़ियां हो और उधर बॉर्डर हो और उधर आप हो। क्या हो रहा है इस्लामाबाद में?
اسلام آباد والے کیا کر رہے ہیں؟ یہ کس کا معاملہ ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ معاملہ ہے حکمرانوں کا اور عوام کا. بس 5 سال ان کو. اب یہ ٹرمپ کیا کر رہا ہے؟ ٹرمپ آپ کے سامنے ایک سروے بھی رکھنا ہے. یہ کس کے درمیان معاملہ ہے؟ ٹرمپ کا اور لوگوں کا. یہ ابھی نومبر آ رہا ہے، نومبر مڈ ٹرم الیکشن میں پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ لوگ ٹرمپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. یا ہو سکتا ہے یہاں پہ لوگ کہیں کہ چلیں جی 4 سال پورے کرنے دیں، پھر 2028 میں میرا خیال ہے الیکشن ہوگا، تو بس اگلے اٹھا کے ایسی جگہ پھینکیں گے، ٹلیں گے کہ نظر ہی نہیں آئے گا. امریکہ میں جو صدارتی الیکشن ہار جائے وہ نظر ہی نہیں آتا. کبھی کمالا ہیرس کو دیکھا ہے؟ وہ کدھر گئی؟ اسی طرح ہوتا ہے، لوگ دھتکار دیتے ہیں، مسترد کر دیتے ہیں. تو جرنیل ادھر کے پی کے میں، ادھر بلوچستان میں، ادھر ایرانی بارڈر پہ، ادھر چینی بارڈر پہ، ادھر جا کر معلومات لیں کیا ہو رہا ہے. وہاں پہ ڈرون اڑائیں، کیوں سمگلنگ ہو رہی ہے، کیوں لوگ غیر قانونی طور پہ داخل ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، بی ایل اے کیا کر رہی ہے، دریاؤں کی کیا پوزیشن ہے، کہاں سے سرنگیں کھودی جا رہی ہیں. یہ کام ہے. کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات کے پہرے کی اتنی فوقیت بیان کی ہے کہ جو اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے لیے ایک رات پہرا دے، کبھی سنیں کہ اس کی کتنی فوقیت ہے. یہ ادھر وہ ایک جرنیل سنگاپور میں کہہ رہا ہے کہ جی فیک نیوز، وہ ادھر کیوں پہنچا ہوا ہے کوئی سمجھ نہیں آتی. یہ ادھر جو ہے نا کہ جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، 4000 دفعہ کہہ دیا گیا. بہرحال یہ اب لوگوں کا جو ہے وہ، اب یہ اگلی خبر سنیں. یہ ان کے مائزہ حمید گجر صاحبہ ہیں، روح افزا زیادہ پیتی ہیں، روح افزا پی کے ٹی وی پہ بھی آ جاتی ہیں، بڑی تگڑی ویڑی ہے. یہ فرماتی ہیں کہ بیرون ملک پاکستانیوں کی جو جائیدادیں ہیں، اگر انہوں نے پاکستان کو بدنام کیا تو ان کی جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی. بتائیں، بیرون ملک پاکستان عمریں گزر گئی، والدین سے بچھڑ گئے، بیویوں سے بچھڑ گئے، رشتہ داروں سے بچھڑ گئے. میرا ماں باپ ہے ہی نہیں گاؤں میں، ماں باپ ہے ہی نہیں. آپ اللہ پہ یقین کریں، آپ کو میں نے گھر دکھایا بھی تھا، میں وہ گھر دیکھنے کے لیے مہینے 2 مہینے بعد گاؤں چلا جاتا ہوں، گھر دیکھنے کے لیے، کیونکہ میرے ماں باپ کا تھا. یہ لوگ بیچارے 16 سال 20 سال، کیونکہ باتیں ہوتی ہیں نا بیرون ملک پاکستانیوں سے، میں تو حیران ہوتا ہوں ان کی قربانیاں دیکھ کر. اور ان کے وطن والے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیدادیں ضبط کر لیں گے. تو ان سے نفرت ایمان کا حصہ نہیں ہونا چاہیے. بجائے اس کی کہ ان کو انسینٹو دیں، بجائے اس کی کہ ان کا شکریہ ادا کریں، بجائے اس کی کہ بیرون ملک پاکستانیوں کو سلوٹ کریں آپ لوگ جنہوں نے آپ کا ملک جو ہے نا وہ سنبھال رکھا ہے، جو خود بھی پال رہے ہیں، جو پیچھے 20 لوگوں کو پال رہے ہیں. مجھے تو پتہ ہے نا کہ وہ کتنے لوگوں کو پیچھے پال رہے ہیں، کتنے بڑے بڑے کنبے ہیں ان کے، اور وہ پال رہے ہیں. اگلی خبر پہ چلیں. اگلی خبر جو ہے نا، یہ گلگت میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا شو کرتا ہے پتہ ہے؟ یہ شو کرتا ہے ادھر خان صاحب سے بندے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، جس طرح ابھی باہر سورج نکلا ہوا ہے نا، یہ منت ترلا کر رہے ہیں. اس میں اگر کسی کو کوئی شک ہے نا وہ دور کر لے، منت ترلا کر لیں، پیر پڑے ہوئے ہیں کہ مہربانی کریں. اس کی وجہ بھی آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں. خان صاحب مان نہیں رہے. اب یہ تو عصر کے وقت عمران خان روزہ توڑ دیں، عصر کے بعد جب وہ تھوڑا ٹائم رہتا ہوتا ہے افطاری میں، یا پھر افطاری گاجروں کے ساتھ کر لیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے، وہ کہتے تھے، وہ 18ویں 19ویں اسکیل میں ریٹائر ہوئے، بہت زبردست ٹیچر تھے، پرانی بات ہے. تو ہم نے وہ پرائیویٹ سکول نئے نئے کھل رہے تھے بہت زیادہ، اور پرائیویٹ سکول ایسے ٹیچروں کو ہائر کر رہے تھے، ان کا بڑا سٹیٹس تھا، بڑے مشہور ٹیچر تھے. تو میں نے ایک دن ان کو کہا کہ سر آپ ہی کسی پرائیویٹ سکول میں جو ہے نا وہ کر لیں تھوڑا بہت. تو انہوں نے ہنس کر کہا تھا کہ محمود میں گاجروں کے ساتھ افطاری نہیں کروں گا،
गाजरों के साथ, क्योंकि उनकी पेंशन भी ज्यादा हुई, वैसे भी उनका स्टेटस था हाई स्कूल में, तो मैं गाजरों के साथ इफ्तारी नहीं करूंगा। तो इमरान खान भी गाजरों के साथ इफ्तारी नहीं कर रहे, तैयार नहीं है, लिहाजा गिलगित में तमाम मजालिम जो है वो तोड़े जा रहे हैं। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि मोहसिन बेग साहब, ये राइट हैंड हैं आर्मी चीफ के, बहुत करीब हैं, बड़े गहरे दोस्त हैं। इनका कारोबार कभी आप पढ़ लेना मोहसिन बेग साहब का जो कारोबार है, तो फिर करीब होना बनता भी है, करीब होना बनता भी है। ये कहते हैं वजीर खजाना शाम के बाद होश में नहीं होते और सारा दिन दफ्तर में वो उल्टे मुंह पड़े रहते हैं, क्योंकि रात का असर होता है। औरंगजेब आरी साहब, यार ये कैसे लोग हैं, कैसे कर लेते हैं? इस बेचारे को लाया कौन? औरंगजेब आरी को कोई जानता था? ये तो फिट हॉलैंड में, शहरियत भी हॉलैंड की है, डच है, इसको लाया कौन? कौन लाया इसको? जर्नैल। अब कह रहे हैं कि वो रूह अफ़ज़ा पीता है, इनको कोई दीन ईमान है? वो बेचारे के पास क्या इख्तियार है? वो तो एक बैंकर है। अब बस उसको ले आए कि क्लीन शेव है, दिन में 15 दफा क्लीन शेव करता है और बड़ा स्टाइलिश है, क्योंकि हम साथ से कमतरी के शिकार हैं, उसको आपने लगा दिया। अब उस पर बातें करवा रहे हैं, अब उस पर फिक्र कसवा रहे हैं कि जी वो शाम को ये करता है, वो करता है। बहरहाल जी, ये आगे चले। अगली खबर ये है कि आफ्ताब इकबाल साहब जो है वो रऊफ क्लासरा पे बरस पड़े हैं। आजकल जंग चल रही है इमरान रियाज और रऊफ क्लासरा में, और आफ्ताब इकबाल ने रऊफ क्लासरा को कसूरवार करार दिया, और उसमें कोई शक नहीं है। रऊफ क्लासरा को क्या हुआ है? कोई 100 चैनल तो तब्दील कर चुका है पापी पेट के पीछे। इमरान रियाज के साथ क्या हुआ? इमरान रियाज वाहिद बंदा है जो अपनी जवानी जेल में छोड़ आया, जो अपनी जवानी ISI को दे आया, वो बंदा है। और ये गला सड़ा कहां से आ गया? मेरा पड़ोसी है बखर का, लिए का, तो वो जो है ना, आफ्ताब इकबाल ने कहा है कि जो मौकिफ है इमरान रियाज का वो बिल्कुल ठीक है, और गला सड़ा साहब जो है ना, वैसे अपने आप को मशहूर करने के लिए वो ये कर रहे हैं। अब बाजियां पेश करने की बारी है। बाजियां, ये क्या किस्सा है? गुज़िश्ता 1000 दिन से जायद दिनों से इमरान खान कैदो बंद की तकलीफ बर्दाश्त कर रहे हैं। आप जानते हैं इस तवील अरसे में उन पर इल्जामात की भरमार की गई, जिनमें से एक इंतहाई मुज़ायका खेज इल्जाम उनकी सेहत और आदात से मुतल्लिक है, खासकर आदात। मैं उन तमाम लोगों से सवाल करना चाहता हूं जो इस तरह के बेबुनियाद और घटिया इल्जामात लगाते रहे हैं। अगर आपके पास अपने दावे की कोई ठोस हकीकत है तो आगाही करें कि किन किन की बाजियां इमरान खान को नशा सप्लाई करती थी। अब वक्त आ गया है कि आप सामने आए ताकि आपको हलाल इम्तियाज और आपकी बाजियों को निशान हैदर दिए जाएं। बड़ी खिदमत की उन्होंने कौम की, बड़ी खिदमत की जी। अब सामने आए वो लोग जो ये प्रोपेगेंडा फैलाते थे कि इमरान खान को नशा दिया जाता है या उन तक सप्लाई पहुंचाई जाती है। अब सामने आकर मैं अपनी बाजियों के, बाजियां जरूरी हैं क्योंकि तो आपको पता है शौकीन बंदे आओ, अगर ठरकी बंदे आओ, बिल्कुल खुले आओ मिला ने, अगर ठरुक झाड़ू वाले बंदे आओ, बाजियां लाजमी होन, खुद नहीं। इन्होंने फटकार दा चेहरे देख के पहले ही घटिया, बाजियां नाल होन, बाजियां लाजमी ने, बाजियों की तस्वीर लेके अपने इल्जामात का सबूत दें। लेकिन मैंने कहा कि बाजियां जरूरी हैं। हकीकत यह है ऐसे बेबुनियाद इल्जामात सिर्फ सियासी इंतकाम और किरदार कुशी की कोशिश होते हैं। आपको पता है ये कौन करता है? जो जजों के कमरों में कैमरे लगाता है। इमरान खान को यहूदी एजेंट किसने कहलवाया था? इस बात का पता है आपको? जर्नैलों ने। इमरान खान नशा करता है, किसने फैलाया? जर्नैलों ने। इमरान खान कोकेन लेता है, किसने फैलाया? जर्नैलों ने।
इट पट्टो तुसा इट तले जरनैल, इट पट्टो तले जरनैल, भेड़े कामी। ये मैं तो आपको भेड़े काम नहीं कह रहा, ये नहीं कि फलाने जरनैल शौकत खानों बना देता, या फलाने जरनैल नमल यूनिवर्सिटी बनवा देती, या फलाने जरनैल कुएं खुदवा देते, नलके लवा देते। ना 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 ना, इन्ना कम्मां च कैमरे, तस्वीरां, बरहना, आजम स्वाति की 80 साल की उम्र में बीवी के साथ शौक ही निराले शौक हैं। तो बाजियां लाजमी हैं, बाजियां। आपने भी मेरी सिफारिश करनी है कमेंट में कि बाजियां जरूरी हैं, वो असन तकड़ियां जी। अगर आप में सच्चाई का जरा भी दम है तो सामने आए, वरना तारीख आपकी इन झूठी कहानियों को आपकी अपनी कमजरफी और बदनीयती, बद किरदार, गलीज, गटर की पैदाइश के तौर पर याद रखेगी। याद रखेगी, यार किसी को याद रखेगी। काजी फाजी से को नहीं याद रखेगी, भेरे के नाई सिकंदर सुल्तान राजा को नहीं याद रखेगी, सबको याद, सरफराज डोगर को नहीं याद रखेगी, बाजवा को नहीं याद रखेगी, सबको याद रखेगी जी। सच्चाई छुपाने से नहीं बल्कि सामने लाने से साबित होती है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप कभी सामने नहीं आएंगे, क्योंकि आपके पास सच्चाई नहीं, सिर्फ बोहतान है। चलें बाजियां हाजिर करें, शाबाश 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 शाबा, बाजियां हाजिर करो। अगर इंतजार च बैठे आप इंतजार बेशक न करें, क्योंकि आप हैं नेक लोग, आप हैं मुत्तकी लोग। मैं हूं गंदा आदमी, मैं हूं गलीज आदमी। मैं इसरार करता रहूंगा कि बाजियां लाजमी पेश करो जिन्होंने खान साहब को सप्लाई की इन चीजों की। अगली खबर पे आए और कान जो है ना वो सर धुने, और जो है ना वो जिस तरह वजद तारी हो जाता है वो वजद आप पे तारी हो जाए। हमारा इलाज यही है, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान वैसे उलमा, हर चीज वैसी। ये जरा खबर सुने, खबर दी है सईद बलोच साहब ने, बड़े जबरदस्त साहब हैं, दिन में 3-4 वीलॉग करते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि 8 बरसों में, जरा दिल पे हाथ रख लें, शाबाश दिल पे हाथ रख लें, 8 बरसों में नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सरकारी खजाने से 8,623 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट की मद में 7 समंदर, बड़े अरसे बाद 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, 7 समंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई। 8,623 अरब खुद दे दिए। ये पता है कितने बनते हैं? इनको कन्वर्ट करें डॉलरों में, 40 अरब डॉलर ले लिए इन्होंने, क्योंकि पेमेंट डॉलरों में होती है। 40 अरब डॉलर इन्होंने ले लिए खुद। ज़ियाउल हक सदर था ना, सदर था, आर्मी चीफ था, और इसके अलावा जो है ना वो सब कुछ था। तो वो समरी लिखता था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ज़ियाउल हक को 5 साल की एक्सटेंशन दी जाए। वो समरी जाती थी GHQ में, GHQ में बैठा होता था ज़ियाउल हक आर्मी चीफ, वो उस पे साइन कर देता था। वो समरी आती थी सदर ज़ियाउल हक के पास मंजूरी के लिए, सदर ज़ियाउल हक उस पे साइन कर देता था। और तुसा ने गाना ही न गा, इथे गाना न गावा तो क्या कर करना कला मुर्गा बाणा क्या कर रहा? खुद को 5 साल एक्सटेंशन इन्होंने 8,623 अरब दे दिए। ये बनता है 40 अरब डॉलर। और IMF 1 अरब डॉलर सालाना के लिए इनके साथ क्या करता है? इनको लाजमी अंधेरे में लेके जाता है। गोरे हैं ना, उसमें हबशी भी होते हैं, गोरे हैं, वो इनको अंधेरे में लेके जाते हैं जो भी जाता है, और 40 अरब डॉलर इनको दे दिए। पत्थरों की बारिश नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? ये है 8,623 अरब कैपेसिटी। बिजली नहीं बनाई, वादा है जी नवाज शरीफ और बेनजीर का,
बेनजीर की कब्र में भी आग भड़क रही होगी। अखे अखे वतन ता कुर्बानी केरी, वतन ता कुर्बानी केरी ज़ियाउल हक अखे वतन ता केरी, वतन ता कुर्बानी भुट्टो केरी वतन ता कुर्बानी दी थी भाई। कुर्बानी तो खान दे रहा है, केरी कुर्बानी ना वतन ताक दी। ये बेनजीर और नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ की मेहरबानी है, कैपेसिटी पेमेंट। अखे वतन ता कुर्बानी वतन ने तो लानत पहना है, इन्होंने नस्लों ते लानत पहना है, इन्होंने डेट ऑफ बर्थ ते लानत पहना है वतन, जिन्हें ये हाल किया है सारे नाल। ये देख रहे कैपेसिटी पेमेंट। आगे चलो, जो मैं आपको ट्रंप का बता रहा था, लोग जाने हुक्मरान जाने, फौज ने के बच्चे, फौज कहां से आ गई। ताजा तरीन सर्वे कहता है कि 58% वोटर्स जो है वो गालियों पे उतर आए हैं डोनाल्ड ट्रंप को, और ये रिकॉर्ड है, ये रिकॉर्ड है। अमेरिकी सदर इतना गैर मकबूल नहीं होता क्योंकि उसके पीछे लोगों की ताकत होती है, वो दुनिया के फैसले करता है, और अपने मुल्क में उसे 58% जूते पड़ रहे हो अपने मुल्क में, तो दुनिया के क्या फैसले करेगा। अब एक नई खबर उड़ाई है कि मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया। अब बात यहां पे आ गई है, ये अमेरिकी अखबारात रिपोर्ट कर रहे हैं कि ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्तीफा दे दिया है और पासदारान इनकलाब ने जो है वो निजाम संभाल लिया है। पहली बात है, ये बात गलत है। अगर दुरुस्त भी है तो ठीक किया है, ठीक ही है। गैर मामूली हालात है, मसूद पेज़ेश्कियान हो सकता है फैसले न कर सक रहे हो, गैर मामूली हालात है, वरना ईरान में तो हमेशा जमहूरियत रही है। मुझे तो उम्मीद नहीं आती। बहरहाल ईरानी ये अमरीकी रिपोर्ट कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी बरस पड़ी है नून लीग पे। वो इसलिए बरस पड़ी है कि आपने पीटीआई को जरूरत से ज्यादा मकबूल कर दिया है जीबी में, क्योंकि इनसे वादा था कि आपको हुकूमत देनी है। उधर मामलात ही डिफरेंट हो गए हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि आप लोगों ने बेदखल किया, आप लोगों ने पाबंदियां लगाई, अब जी हमदर्दी का वोट वो पीटीआई के साथ है, और इनको डर ये है कि लोग धरनों पे न बैठ जाएं। और ये भी मशवरा दिया जा रहा है जो बुजुर्ग साफी हैं कि जी आप इस तरह करें, ये हर दफा आपको तकलीफ होती है, आप ज़िया और मुशर्रफ वाला रेफरेंडम करा लें, करा लिया करें हमेशा। ये क्यों आप लोगों को लाइनों में खड़े करते हैं। अब जीबी में कैंपेन देखें, लोग खाने खिला रहे हैं, लोग जलसों में आ रहे हैं, लोग नारे लगा रहे हैं, लोग गले बिठा रहे हैं। वो मैंने आपको एक फौजी अफसर के बारे में बताया था, मुशर्रफ का, जो ना ये जिस फौजी के साथ ये वाकया हुआ है उसने मुझे बताया, उसने कि रेफरेंडम का दिन था मुशर्रफ वाला, तो हमने तो रात को जो बक्से थे, एक फौजी बक्से के ऊपर बैठा, तब हमने बक्सा बंद किया, इतने वोट डाले। तो सुबह 9 बजे हमारे पास हमारा आया अफसर आया, उन्होंने कहा सुनाओ जवानों। हमने कहा जी हो गया रेफरेंडम, रात को रेफरेंडम करते, डब्बे तक को डब्बे उठाए भी नहीं जा रहे थे वोटों से। उन्होंने कहा डन, मजा जी रॉजर्स हो गया। रात को 12 बजे शुरू हुआ, नाल दूध पत्ती, नाल केक रस, नाल गोल्ड लीफ कैपस्टोन ते असल धड़ा धड़ कौम की तकदीर में फैसला करते। डब्बे भरे पैन वाले 9 बजे, सुबह 9 बजे। ऐसी फुद्दू को और ऐसे लांती जर्नैल, वो अफसर कहता जबरदस्त। फिर चेक कर लो अगर कोई गुंजाइश है तो टुनो विचे। सुबह 9 बजे हमने सारा ओके करके 97% वोट यस करके हमने 9 बजे, जिस दिन रेफरेंडम था मुशर्रफ का, तो वही कर लें। ये इतना खर्चा, तकलीफें, कैंपेन का आखिरी दिन, लड़न बड़न। ये बहरहाल जी, ये पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये सारा कुछ नून लीग ने किया है। रोटी खाने वाली मशीन है, स्वेल बड़ा पेट चेक कर लें यूट्यूब पे, यानी लगता है कि खुशखबरी है। और कम से कम 3 बच्चे वो स्वेल बड़ा देगा जितना उसको पेट है, क्योंकि माल बड़ा खादा है। आपने देखो होगा खुद टीवी पे कितना माल खादा है। तो ये कहता है कि बस खुशखबरियां पहुंचने वाली हैं। 4 साल हो गए हैं। कहते हैं कि जो फील्ड मार्शल है ना, फील्ड मार्शल, ये अब यूएई के भी फील्ड मार्शल बन जाएंगे, सऊदीया के भी बन जाएंगे,
قطر کے بن جائیں گے, کویت کے بن جائیں گے. اب یہ شکر ہے کہ جرمنی, فرانس یہ شامل نہیں کیے, ان کے فیلڈ مارشل بن جائیں گے. اب جو واش روم کا دروازہ کھولیں گے آپ کے منہ پہ لگیں گے ریال اور ڈالر. اب جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو ڈالر اور سون. یہ سہیل بڑائچ نے کالم لکھا ہے اتنا بڑا کہ ہوں تکائے تو 4 سال ہو گئے, 4 سال, بلکہ 4 سال گیا 78 سال ہو گئے. میرے بابا کو اتنا شوق تھا سیاست کا, عمران خان ٹی وی پہ آ جاتے وہ واش روم بھی نہیں جاتے تھے. ویسے کئی لوگ گئے. ایک میرے چچا تھے, نوجوان تھے, ہمارے جتنے تھے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارے چچا ہیں, بڑے فری تھے ہمارے ساتھ, سگے چچا. وہ دیوانے پروانے, خان خان خان, اب یہ ہوگا اب یہ ہوگا, گئے فوت ہو گئے. نسلیں لوگوں کی ختم ہو گئی. سہیل بڑائچ لوگ اپنے ڈھڈ بھرتے رہے, دھندا چلتا رہا, پلوں کے نیچے سے پانی گزرتا رہا, باجیاں پیش ہوتی رہی, پنجاب پہ رانیاں آتی رہی, 71 میں جنرل رانیاں آتی رہی, نور جہان کے ناد و قصوں پہ شہد چاٹا جاتا رہا 78 سال سے. اب سہیل بڑائچ کہہ رہا ہے مال ہی مال ہوگا. اس کے بعد آخری خبر پہ آئے. آخری خبر یہ ہے, یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, بلکہ کہ مسعود پزشکیان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے, اور وہ جو ہے نا وہ اب پاسداران انقلاب جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. جرنیلوں کے پاس یہ ایک تبصرہ ہے, وقار ملک نے بھی اس کی تصدیق کی ہے کہ اب کوئی چارہ نہیں ہے خان کے علاوہ, کیونکہ اب کہنا ہے ایبسلوٹلی ناٹ بہت سارے معاملات پہ جو نون لیگ نہیں کہہ سکتی, جو پیپلز پارٹی نہیں کہہ سکتی, جن کے ساتھ لوگ نہیں ہیں. لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں, جرنیلوں کو گالیاں دیتے ہیں. یعنی جو ایجنسیز نے رپورٹ دی ہے جی ایچ کیو میں, جی بی کی, انہوں نے کہا جی کہ 24 میں سے کم از کم جو ہے وہ 21 سیٹیں پی ٹی آئی جیت جائے گی. جب مخصوص سیٹیں ملیں گی تو پھر, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر تھوڑی سی سپیس دی گئی نا تو 24 میں سے 23 جیت جائے گی, 23. اب عمران خان ناگزیر ہیں, آپ مانے نہ مانے, خان صاحب کا منت ترلا ہو رہا ہے. نکالیں بحران سے, خاص کر انٹرنیشنل بحران سے, اور ایبسلوٹلی ناٹ کہیں. عمران کہیں گے, ایک تو عمران کی جائیداد نہیں ہے, یہ ڈرتے ہیں جب ہماری 3-4 دن جنگ ہوتی رہی, نواز شریف نکلا اپنے بل سے, کوئی بات کی, اس کی بیٹی نے کوئی بات کی, عمران خان نے جیل سے مذمت ٹھوک دی مودی کی, کیونکہ اس کی جائیدادیں نہیں ہیں. کوئی خطرہ نہیں عمران کو, بنی گالا ضبط کرنا ہے تو کر لیں, وہ ویسے ہی دے چکا ہے. زبان پاک ضبط کرنا ہے, اس کے والدین کا گھر ہے کر لیں, اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے. کیا ہے اس کے پاس؟ ان کو ڈر ہے. جرنیلوں کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ عمران ناگزیر ہے, عمران ضروری ہے ایبسلوٹلی ناٹ کہنے کے لیے, اور یہ جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. اب انتہائی خوبصورت اور دلچسپ یہ آخری مدعا ہے. اس ملاقات میں جنرل مشرف تھے, میرے عزیز دوست اور اس وقت کے سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان, اور میں تھا. یہ جو بندہ بتا رہا ہے صدر سلیمان دیمرو. ترک صدر نے انتہائی تحمل اور بردباری سے گفتگو کرتے ہوئے کہا, پلیز غور سے سننا ہے جنرل, مجھے عملی سیاست میں 50 برس سے زیادہ ہو چکے ہیں, اور اس طویل عرصے میں جس عمل نے میرے ملک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا وہ سیاست میں فوج کی مداخلت ہے. ترک صدر کہہ رہا ہے, یہ کہہ بھی ترک صدر سکتا ہے. ہمارے جرنیلوں کے دماغ میں یہ بیماری تھی کہ وہ اپنے ملک کو سدھار سکتے ہیں. بیماری کیا کہا تھا عمران خان نے جیل سے, لیکن ہر بار وہ جب اپنا تماشا دکھا کے واپس بیرکوں میں گئے تو حالات پہلے کی نسبت زیادہ خراب کر گئے. جان کیا ہوا؟ یہ سلیمان دیمرل کہہ رہے ہیں مشرف کو.
जनरल, दुनिया की कोई फौज किसी मुल्क की तकदीर नहीं संवार सकती। दुनिया की ये मैं अपने जाती तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूं। मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत है और तुम्हें मैं अपना छोटा भाई समझता हूं। लिहाजा बड़ा भाई होने के नाते मेरा मशवरा यह है कि जितनी जल्द हो सके इक्तदार सियासतदानों को वापस कर दो और अपनी अपनी बैरकों को लौट जाओ। सुलेमान देमरल कह रहे हैं। अभी यहां खत्म नहीं हुआ, आगे देखें। मैं देख रहा था कि जनरल मुशर्रफ के चेहरे पर एक रंग आ रहा था और दूसरा जा रहा था। सच्ची बात, वो क्या सोच कर आए थे और माजरा क्या हुआ? सुलेमान देमरल साहब ने तो उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शाबाशी देने के बजाय कान मरोड़ दिए। सुलेमान देमरल ने मुलाकात खत्म होने पर बाहर निकले तो मुझसे और शमशाद से फरमाया, ये सदर देमरल कुछ ज्यादा ही नहीं कह गए? कहना तो उन्होंने, वो कोई डरते किसी से? आगे सुनो। वहां से अगली मुलाकात के लिए वजीर आजम बुलंद एजवत के दफ्तर पहुंचे। ये सुनना है तो एजवत साहब अलग छुरियां तेज करके बैठे हुए थे। वो सुलेमान देमरल के मुकाबले में फौज के बहुत ज्यादा डसे हुए थे। तुर्की में ये बड़ा तमाशा रहा है, बड़ा तमाशा। बुलंद एजवत साहब ने तो एक मरले पर तफरी लेने के लिए जनरल मुशर्रफ से कहा, चेज़े ले रहा है वजीर आजम, जनरल हमारे दोनों मुल्कों में बहुत सी इकदार मुश्तरक हैं और अब तो हम इस स्कोर में भी बराबर हो गए कि दोनों जगह जर्नैलों ने 4 बार सियासी अमल में रखना डाला है। 4 बार। बुलंद एजवत के इस संगीन मजाक पर जनरल मुशर्रफ का मुंह लटक गया, लेकिन क्या करते, बात बिल्कुल दुरुस्त थी। लिहाजा कड़वी कसीली गोली निगलनी पड़ी। ये तो कह नहीं सकते थे कि तुर्क उन्हें घर बुलाकर झाड़ रहे थे, इसलिए कि मौसूफ तो खुद ही तुर्की के दौरे पर दौड़े आए थे। क्या कहा सुलेमान देमरल ने और बुलंद एजवत ने? उन्होंने कहा अब तो स्कोर भी बराबर हो गया। 4 दफा आप लोगों ने रौंदा आइन को, गद्दारी की, अयूब गद्दार, याया गद्दार, जिया गद्दार, मुशर्रफ गद्दार, 4 दफा हमने की और दुनिया की कोई फौज मुल्क नहीं संभाल सकती। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहूमीन की मगफरत फरमाए, उनके साथ अदल का नहीं रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।